ओके बच्चों, सो आज कूलॉम्स लॉ से ही आगे स्टार्ट करते हैं। फिर अब शॉर्ट में कूलॉम्स लॉ को मैं रिकैप करके फिर कूलॉम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। So, what is Coulomb's law? Coulomb's law is an formula, is an law for the charge force between the two charges, and it is derived experimentally or by experience. इसे हमने experimentally पता करा. Coulomb's law is not something which is logically derived from some other law, some other kind of thing. इसे हमने experimentally पता करा है. And what is this Coulomb's law? It gives force between two charges at rest. अगर दो point charges हो मेरे पास, कूलॉम्स लॉ की कुछ कंडीशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज तो हमारे पास पॉइंट चार्जेस होना चाहिए एंड सेकंड थिंग चार्जेस शुड बी एट रेस्ट. ओके, इफ आई हैव टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट एट सम सेपरेशन, then the force of attraction or repulsion, आपने पढ़ा होगा कि like charges repel each other and like attract each other, है ना. तो अभी अगर ये like होंगे तो they will repel each other, अगर unlike होंगे तो attract करेंगे. फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया like है, तो इनके बीच में जो भी फोर्स होगा रिपल्शन का, the magnitude of that force is proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. है ना, सब हो चुका आपका. आई एम जस्ट रिकैपिंग. तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम k लिख देते हैं, q1 q2 by r square, and this value of k in free space is 1 upon 4 by epsilon naught. ये जो epsilon naught टर्म है, this is for free space. This is for free space. free space मतलब वैक्यूम में. इसकी वैल्यू जो हो जाती है k की, that is 9 into 10 power 9 in SI units, which will be Newton meter square upon coulomb square. और epsilon naught को बोलते हैं हम permittivity of free space. It is permittivity of free space. इसका मतलब होता है, इसकी वैल्यू आती है 8.85 into 10 power minus 12. इसका जस्ट इन्वर्स कर देना, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. चलो, ये शायद आई थिंक सब चीजें हो गई थी आपकी, है ना. वैल्यू ऑफ के वगैरह भी बता दी थी आपकी. ठीक है, यस. चलिए आगे बढ़ते. अब ये तो फ्री स्पेस की बात करी. जब किसी मीडियम में अगर चार्जेस हो, अगर इन दो चार्ज को उठा के किसी मीडियम में डाल दिया. अच्छा, एक चीज ये भी कि भाई लाइक चार्जेस तो रिपेल होंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट होंगे, वो सब तो बात करी है अपन ने. अब फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से मिलेगा अपन को. इसमें जो वैल्यू ऑफ के होगी वो चेंज होगी विथ मीडियम. अगर चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज कर दिया जाए, इफ दीज आर द चार्जेस एंड दे आर प्लेस्ड इन सम मीडियम, सपोज पूरे चार्जेस को अपन ने किसी मीडियम में ऑयल में डुबो दिया. कोई हमारे पास ऑयल था जिसके अंदर इन पॉइंट चार्जेस को रख दिया है ना. नाउ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, द रिजल्टेंट ऑफ द नेट फोर्स बिटवीन द चार्जेस बदल जाएगा. अब जो फोर्स होगा इनके बीच में वो एफ डैश हो जाएगा, एंड दैट एफ डैश इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट के बदले यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा इनटू q1 q2 by r square. The value of k, which was the proportionality constant here, it depends on the medium. यहाँ पे 4 and pi, these are constants, but the value of epsilon changes with medium. अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, and this permittivity exactly gives us the property of medium, which is saying that how much it is allowing electric field to pass from it. एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर जो फोर्स का इफेक्ट है वो कितना अलाउ कर रहा है मीडियम, ये मेजर करता है परमिटिविटी. वर्ड भी परमिटिविटी एक तरह से वही बता रहा है कि परमिट कितनी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ होने के लिए. हेंस अगर मीडियम के अंदर चार्जेस रखे होते तो फोर्स बदल जाता है, और परमिटिविटी यहाँ पे मीडियम की यूज कर लेंगे. मीडियम की जो परमिटिविटी होती है डिवाइड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इसे हम बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं, थोड़ा सा मैग्नेट से इसका रिलेशन होता है. मैग्नेट्स में जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तीन टाइप के मटेरियल होते हैं, जिसमें से डायमैग्नेटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है. अब मैक्सिमम मटेरियल्स के अंदर वहां डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है या फोर्स कम हो जाता है. दैट्स व्हाई इस कांस्टेंट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, बिकॉज मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कम होता है, इसलिए वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है. सो मटेरियल जिनमें फोर्स कम होता है दीज आर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और उनके अंदर जो रिलेटिव परमिटिविटी आती है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं. द वर्ड डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा हिस्टोरिकल रीजन की वजह से यूज करा अपन ने.
चलो, तो ये शायद आपने पढ़ लिया होगा, आई डोंट नो कि पढ़ा नहीं, पर अपन ने आप समझ लिया। अच्छा, फोर्स कम क्यों हो जाता है? व्हाई दिस फोर्स चेंजेस, व्हाई दिस फोर्स चेंजेस, ठीक है, ये बात करते हैं अपन। तो मीडियम जो भी डाला हमने, मीडियम विल मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स भी एटम से बने होंगे, तो बहुत सारे एटम्स है हमारे पास। हर एटम में न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्जेस, सपोज दिस चार्जेस आर पॉजिटिव, मान लेते हैं चलो चार्ज पॉजिटिव है, तो चार्ज जो पॉजिटिव है इसकी वजह से इसके आसपास जो भी एटम्स होंगे मटेरियल के, अभी तो मैं बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ, आप जानते हो एटम बहुत छोटे होते हैं, दे गेट पोलराइज्ड, और एटम के अंदर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो मटेरियल का पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा रिपेल होता है। थोड़ा सा अगर बड़ा एटम दिखाओ ताकि आप सबको अच्छे से दिखे, तो मटेरियल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस है वो थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं, एंड इट बिकम्स अ डायपोल। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा वर्ड डायपोल। वाटर मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होता है। सेम चीज यहां पर होती है, सेम चीज यहां पे होती है। एटम्स गेट पोलराइज्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। एटम्स गेट पोलराइज्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एटम जैसे वाटर मॉलिक्यूल में थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस सेपरेट होकर वो डायपोल बन जाते हैं, ऐसे यहां पर भी होता है। दैट्स व्हाई अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था बीच में, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इसने क्या करा, आसपास के एटम्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इकट्ठा करा, अट्रैक्ट करा। दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव चार्ज इट्स स्लाइटली रिड्यूस्ड, उसका पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से थोड़ा कम हो गया। या हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव का जो रिपल्शन था उसके साथ साथ इस पॉजिटिव चार्ज पे इन एटम्स का भी फोर्स आने लग गया। दोनों तरीके से देखे तो नेट फोर्स कम हो गया, नेट फोर्स बिटवीन द चार्जेस नाउ इज रिड्यूस्ड बिकॉज मटेरियल भी इन चार्जेस से फोर्स लगाने लग गया, जिससे नेट फोर्स यहाँ पे कम हो जाता है। दैट्स व्हाई मटेरियल के अंदर हम फोर्स की वैल्यू कम देखते हैं, कम फील होती है हमें। So the reason of this property that when the charges are in a material in a space जहाँ पे कोई मटेरियल है तो वहां उनके बीच में फोर्स कम हो जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल। इज दिस क्लियर? यस, इट्स लाइक शील्डिंग इफेक्ट, थोड़ा थोड़ा शील्डिंग इफेक्ट जैसा कुछ सोच सकते हो आप। इट मे बी थिंक मे बी अज्यूम शील्डिंग इफेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या होता है फिर से समझ लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, आसपास जो भी मटेरियल के एटम्स है दे गेट पोलराइज्ड। बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स, द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आर गोइंग टू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास इकट्ठा हो जाएंगे और एटम का पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। एवरी एटम विल बिकम अ स्मॉल डायपोल, लाइक वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इज अ डायपोल एटम, पोलर एटम, उसका मॉलिक्यूल, उसका डायपोल मोमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो वैसे ही सारे मटेरियल के एटम्स यहाँ हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इसका पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्जेस के इकट्ठा आसपास होने से थोड़ा सा कम फील होता है दूसरे चार्ज को। तो इसको, इसका चार्ज कम फील होता है, सिमिलरली इसका चार्ज उसको भी कम फील होता है। तो नेट में चार्जेस का इफेक्ट कम होने से फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। चलो, फिर ई और ई नॉट में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? कोई बच्चा पूछ रहा है में से ई और ई नॉट क्या है, पहले तो ये बताओ आप, है ना। अच्छा, मैंने एक चीज और यहाँ ये बोली थी कि एक तरीका तो समझने का होता है कि चार्ज के आसपास नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया, ये नेट में पॉजिटिव थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा तरीका ऐसा भी बोल सकते हैं कोई कि चार्जेस के बीच में तो फोर्स वही है, पर मटेरियल की वजह से इन पे एक और फोर्स लग गया और नेट फोर्स अब इसका कम हो गया। जो एफ डैश हुआ ना वो इसलिए हुआ, इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स है वो तो वही था जो एयर में था या फ्री स्पेस में था, पर मटेरियल की वजह से इस पे एक फोर्स और आ गया, एंड ये जो फोर्स है मटेरियल वाला एफ एम बोल दो, वो और इसका रिजल्टेंट थोड़ा कम हो गया। दैट्स व्हाई द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव चार्जेस इज स्लाइटली रिड्यूस्ड। दैट्स व्हाई यहाँ पर नीचे हमारे पास एप्सिलॉन में जो एक के आ जाता है या एप्सिलॉन आ रहा था, उतने टाइम फोर्स कम हो जाता है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि फोर्स जो मटेरियल के अंदर है एफ डैश बाय एफ, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर होता है, तो उसका रीजन यही है फोर्स के कम होने का। चलिए उल्टा हो जाएगा, 1/k या 1/r होगा, मैंने नीचे बड़ी चीज ऊपर छोटी सी लिखी है इसके। चलो, तो लॉजिक समझ में आया। कभी चार्जेस मूविंग होते तो विस्कोसिटी भी आ जाती। मूविंग चार्जेस होते तो वैसे तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो कूलॉम्स लॉ लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लॉ लगाने की, चार्जेस रेस्ट पे होना चाहिए। पर कई बार हम क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं दूसरा कुछ तरीका, तो हम लगा देते हैं कूलॉम्स लॉ। पर
नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो आप उसमें लगा देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 R² बोल देते हो, पर लगाना नहीं चाहिए, है ना। अब वहां ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस चार्ज की चेंज नहीं हो रही है। अगर वो रेडियल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो न्यूक्लियस को लगता है कि वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे, तो वो फोर्स उतना ही हो जाएगा, ऐसा हम मान के लगा देते हैं। बट इट इज स्लाइटली रॉन्ग, ठीक है। चलो, पर अब क्वेश्चंस में हम चला लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमको जो भी आएगा हम तो यही करेंगे। मैं भी बोल अभी रहा हूँ लगाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कई बार लगाऊंगा। आपको सर भी जो भी पढ़ाएंगे आपको बार बार लगाएंगे, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। चलो, तो ये मटेरियल के अंदर फोर्स कम क्यों होता है ये हमने समझा, है ना। दिस इज ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मटेरियल। एंड इस पे भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर कोई पूछे कि इन दो चार्जेस के बीच में, ये जो दो चार्जेस थे Q1 Q2, इनके बीच का जो आपस का म्यूचुअल फोर्स है वो मटेरियल में डालने से चेंज होता है क्या, तो आंसर इज नो। इनके बीच का आपस का फोर्स चेंज नहीं होता। रीजन इज, इनके बीच का फोर्स तो वही है, मटेरियल में एक फोर्स और आ गया और इनका रिजल्टेंट कम हो गया। जब मटेरियल के अंदर दो चार्जेस डाल देते हैं तो उनके बीच का जो नेट फोर्स है वो कम हो गया, समझे। यस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के जैसा, ठीक है। तो कई बार ऐसे वर्ड्स ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जिसमें लैंग्वेज घुमाते हैं वो लोग, तो वो लैंग्वेज में आपसे पूछ लेते हैं कि द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज गोइंग टू चेंज और नॉट, सो इट इज नॉट चेंजिंग, द नेट फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज गोइंग टू चेंज। चलिए, तो हमने पढ़ा मटेरियल में क्या हो जाता है। फिर शायद एप्सिलॉन नॉट के आपको डायमेंशंस वगैरह ये सब आपने निकाल ली होगी, है ना। यूनिट यूनिट तो बताई दिया आपको। अब कूलॉम्स लॉ पे कुछ छोटे छोटे से आसान आसान से क्वेश्चन देखते हैं, फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो पहले तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आई हैव टू चार्जेस, वन इज ऑफ 1 मिलीकूलम, अदर इज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, they are at separation of let's say 3 मीटर इन फ्री स्पेस। बताओ इनके बीच में फोर्स क्या होगा जल्दी से। फ्री स्पेस है, जब कुछ तक कुछ कहूं नहीं तो फ्री स्पेस से मान के चलना, ठीक है। इनके बीच का फोर्स क्या होगा जल्दी से बताओ। दो चार्जेस, 1 मिलीकूलम और 1 माइक्रोकूलम। चलो, मैक्सिमम बच्चे सही दे रहे हैं, कुछ बच्चों ने यूनिट नहीं लिखा, तो यूनिट लिखना चाहिए, है ना। आसानी क्वेश्चन था। यहाँ पे जो फोर्स होना चाहिए वो आप निकाल लेना, 1 न्यूटन ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या दे दे आपको, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। लिखो, आई हैव वन बॉडी, एक बॉडी थी जिसपे चार्ज था Q, एक बॉडी थी जिसपे चार्ज था Q। इसको दो पार्ट में ब्रेक करा और दोनों पार्ट्स कुछ दूर रख दिए। इसको दो पार्ट में ब्रेक करा, इसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया और दोनों पार्ट कुछ दूर रख दिए, ठीक है। अभी जो दोनों पार्ट कुछ दूर रखे हैं, इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स मैक्सिमम हो जाए, इसके लिए इन पे चार्जेस क्या होना चाहिए। फॉर फोर्स जो कि रिपल्शन का होगा टू बी मैक्स, force to be met, what should be fractions of charges, fraction of charge of two parts। चलो, मेरे पास बच्चों के रिप्लाई भी आने लग गए, बहुत बढ़िया, है ना। जो भी मुझे आंसर दे रहे हैं उसको एक्सप्लेन भी कर दो थोड़ा सा, कैसे आया आपका। I have two similar charges Q and Q placed at distance of 1 meter apart in free space. What could be if they are repulsing each other with a force of F? What can be minimum force? Q is unknown. F minimum क्या हो सकता है? वेरी गुड, कई बच्चों का रिप्लाई आया मेरे पास, बहुत बढ़िया। यस, इसको बताता हूं मैं भी। मान लीजिए Q का एक फ्रैक्शन यहाँ पर x है, मतलब Q में से x चार्ज इधर है और बचा हुआ Q माइनस x यहाँ पर। अब जो रिपल्शन का फोर्स होगा F, दैट शुड बी K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इनटू x इनटू Q माइनस x अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म whose sum is constant। दो टर्म का जो प्रोडक्ट होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू उनके एम के बराबर आ सकती है। एम ऑफ टू टर्म
इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। एम आ जाएगा q माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम विच विल बी रूट ऑफ एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट कब आ सकती है? जब दोनों बराबर हो। और कितनी आएगी? एम के बराबर। तो जब दोनों बराबर हो तो एम तो न्यूमरेटर क्यू बाई टू है ना, तो क्यू बाई टू ही आएगा, है ना। इनका एम जो आएगा वो क्यू बाई टू ही आएगा, ठीक है। तो क्यू बाई टू का स्क्वायर यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और वो कब होगी? जब दोनों बराबर हो। तो एम जीएम से अपन ने बता दिया कि फॉर एफ टू बी मैक्स क्यू एक्स और क्यू माइनस एक्स शुड बी इक्वल, मतलब एक्स होना चाहिए क्यू बाई टू। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग एंड अदर वे कुड बी डिफरेंशिएशन। df by dx को जीरो करो तो उससे भी अपन को सेम ही मिलता है, क्यू बाई टू होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने मुझे बताया था, सही है बिल्कुल, यस, है ना। अगला क्वेश्चन कई बच्चों का आंसर पे आ गया, बहुत बढ़िया। मेरे पास दो चार्जेस है क्यू एंड क्यू, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की सेपरेशन पर रखे हैं, उनके बीच का मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है ये पूछा मैंने, है ना। तो चलिए से बताइए, कई बच्चों के आंसर आ गए मेरे पास, गुड। यस सुकन्या, वेरी गुड। चलो, तो Q अननोन था, अब Q की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकती है। तो मिनिमम फोर्स हो जाएगा K विच इज 9 × 10⁹ इंटू चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर दो, तो 9 × 10⁹ इंटू ई स्क्वायर दैट इज 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर। बस इससे निकाल सकते हैं अपन कितना मिनिमम फोर्स हो सकता है। द चार्ज मिनिमम ऑन एन ऑब्जेक्ट कुड बी ई, ई से कम चार्ज हो नहीं सकता, और चार्ज मिनिमम तो फोर्स मिनिमम, तो मिनिमम फोर्स ये आ सकता है। वेरी गुड, ठीक है। फिर कुछ ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, है ना, कि जैसे दो चार्जेस के बीच में फोर्स F था, है ना, आप लिख लो साथ साथ, क्वेश्चन में बोल रहा हूं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स F है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आर डबल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज डबल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड। व्हाट वुड बी न्यू फोर्स बिटवीन द चार्जेस? दो चार्जेस के बीच में फोर्स F था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका रिप्लाई सही आ रहा है, कुछ का गलत भी आ रहा है। द टू चार्जेस हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज F। दोनों का मैग्नीट्यूड डबल करा, अगर मैग्नीट्यूड डबल करेंगे और डिस्टेंस भी डबल करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 2 4 का फैक्टर और डिनोमिनेटर में 4 का फैक्टर होगा ना। चार्जेस दोनों को डबल कर दिया और डिस्टेंस भी डबल कर दी, तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर सेम ही तो फोर्स आ जाएगा, तो आंसर शुड बी सेम। चलो, है ना, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, I have two charges, two metal balls, दो metal ball है which have very small radius and they are separated by some distance r apart. They are repelling each other with a force F. They are repelling each other with a force F and the charge on them were equal. दोनों पे इक्वल चार्ज था जिसको रिपेल कर रही। अब मैंने एक थर्ड आइडेंटिकल बॉल ली, उसको पहले से टच कराया, फिर दूसरे से टच कराया और उसको दूर ले आके रख दिया। अब इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सुन लो अच्छे से। मेरे पास दो मेटल की बॉल थी, है ना, उनपे इक्वल इक्वल चार्ज था Q, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे थी और बहुत छोटी छोटी बॉल्स थी, तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स आ रहा था F। नाउ एक थर्ड आइडेंटिकल बॉल जो अनचार्ज थी, उसको पहले इससे टच करा, फिर इससे टच करा और उसको दूर ले आकर रख दिया। अब इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? तो आ रहा है बच्चों का आंसर, वेरी गुड, है ना। ये भी मेटल की आइडेंटिकल बॉल है, ये अनचार्ज से पहले, ठीक है। इसको पहले इससे टच करा, फिर उससे टच करा और फिर दूर ले जाकर रख दिया, तो अब इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? सेम आंसर गलत है, सेम नहीं होगा। पुराना फोर्स F दिया है, उसके टर्म में आंसर दे रहे हैं आपको। चलो, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, गुड, वेरी गुड। चलो मैं भी सॉल्व करता हूं। अब देखो, जब मेटल बॉल को इससे टच करोगे, दिस वाज अनचार्ज एंड आइडेंटिकल कहा था, तो जब इससे टच करेंगे तो दो मेटल ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं तो चार्ज ऑन देम रीडिस्ट्रीब्यूट्स
अब दोनों आइडेंटिकल है तो बिल्कुल हाफ ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज इस पे क्यू था, इस पे 0 था, टोटल वॉज क्यू, उसका हाफ ऑफ दोनों पे Q/2 हो जाएगा। तो जब इस मेटल बॉल को इससे कांटेक्ट में लाएंगे तो यहाँ का चार्ज Q/2 हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज Q/2 हो जाएगा। देन फिर इसको इससे भी कनेक्ट करा आपने, इन दोनों को भी टच करा, तो अब इन पे मिलकर चार्ज 3Q/2, उसका हाफ ऑफ दोनों पे हो जाएगा, तो 3Q/4 3Q/4 हो जाएगा, दोनों पे 3Q/4 हो जाएगा, क्योंकि इन पे मिलकर इस पे Q था, इस पे Q/2 था, तो मिलकर 3Q/2 था। 3Q/2 का हाफ ऑफ विल बी 3Q/4, तो इस पे 3Q/4 है, इसे तो लेके दूर चले गए। अब ये दो बॉल यहाँ बची है, अब इनके बीच का जो फोर्स निकालोगे, नया फोर्स F' वो होना चाहिए K, नए चार्जेस विच इज फर्स्ट बॉल पे हाफ हो गया, दूसरे पे 3/4 हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप देख लो यहाँ पे 3/8 का फैक्टर आ रहा है, तो आंसर शुड बी 3/8 ऑफ F। F वाज द इनिशियल फोर्स। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का सही आया था, कुछ का जो गड़बड़ थी क्लियर सबको? वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ओरल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ऐसे ढंग से सुनोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर? प्लीज रिपीट कर दूं, रिपीट कर देता हूं इसे मैं। मेरे पास जो अनचार्ज मेटल बॉल थी, पहले जब इससे कनेक्ट करेंगे तो दोनों पे चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा। इनिशियल इस पे Q, इस पे 0 था, तो मिलकर हाफ Q/2 हो गया। देयर आफ्टर इसका Q/2 इसका Q मिलकर 3Q/2 था, उसका हाफ ऑफ 3Q/4 3Q/4 हो जाएगा। तो इन पे नए चार्जेस ये है, अब इनका बीच का फोर्स निकाल लिया, ठीक है वैभव? चलो ओके, चलिए क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, आई हैव 4 स्मॉल पॉलीस्टाइरीन बॉल्स। आई हैव 4 स्मॉल पॉलीस्टाइरीन बॉल्स, मेरे पास छोटी छोटी वो थर्माकोल की बॉल्स होती है ना, वो है पॉलीस्टाइरीन बॉल्स, ठीक है? Exactly 2 of them are charged. Exactly 2 of them are charged and they are numbered 1 2 3 4. जो चार छोटी छोटी बॉल है उनके ऊपर नंबरिंग करी हुई है 1 2 3 4, एंड मुझे पता है एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चार्ज्ड, मुझे पता है एग्जैक्टली दो उनमें से चार्ज, ठीक है? When ball 1 is close to 2, when ball 1 is close to 2 and close to 4, it is attracting ball 2 and repelling ball 4. When ball 1 is close to ball 2 and close to ball 4, it is attracting ball 2 and repelling ball 4 and repelling ball 4. So which of the balls are uncharged? So which of the balls are uncharged? So which of the balls are uncharged? कई बच्चों का सही आ रहा है रिजल्ट, वेरी गुड वैभव, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सही दे रहे हैं। सहज वापस करो, अनिश गलत है, गोपाल वेरी गुड, यस। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं, आई हैव 4 बॉल्स, नंबरिंग 1 2 3 4 करी हुई उन पे, एंड एग्जैक्टली 2 ऑफ देम आर चार्ज। नाउ बॉल नंबर 1 इज अट्रैक्टिंग बॉल 2 बट रिपेलिंग बॉल 4. You need to tell me which of the balls were uncharged. Very good, बहुत बढ़िया। यस सोहम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे सही रिप्लाई दे रहे हैं। बॉल नंबर 2 and 3 आर एक्जेक्टली अनचार्ज बिकॉज रिपल्शन इज a sure test, प्योर कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्जनेस। बॉल नंबर 1 और 4 में रिपल्शन है तो दोनों चार्ज है। अट्रैक्शन तो क्या होता है कि इंडक्शन या पोलराइजेशन की वजह से भी हो जाता है, ठीक है? तो अट्रैक्शन इज नॉट प्योर टेस्ट ऑफ कंफर्म टेस्ट ऑफ चार्जनेस। एक बॉल जिसपे चार्ज है उसके आसपास कोई अनचार्ज बॉल है अगर, तो अनचार्ज बॉल में पोलराइजेशन होने की वजह से अनचार्ज बॉल में जो एटम्स है वो डायपोल बन जाते हैं। पोलराइजेशन की वजह से एटम्स डायपोल बन जाएंगे और एटम्स का नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और उधर उधर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। तो आप अगर इसको ओवरऑल देखोगे तो आपको लगेगा इधर की सरफेस पे स्लाइटली नेगेटिव, इधर की सरफेस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इट इज लाइक इंडक्शन, दिस इज लाइक इंडक्शन। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इस
इस मेटल या जो भी पॉलीस्टाइरीन बॉल जो भी हो उसके अंदर पोलराइजेशन हो सकता है। तो पोलराइजेशन की वजह से यहाँ नेगेटिव वहां पॉजिटिव आ गया, और ये प्लस और ये माइनस पास में होने की वजह से दे विल अट्रैक्ट मोर देन द रिपल्शन बिटवीन दिस प्लस एंड प्लस। तो नेट में यहाँ पे अट्रैक्शन हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन हमें एक अनचार्ज बॉल भी पॉजिटिव चार्ज बॉल की तरफ अट्रैक्टेड फील हो सकती है। तो अट्रैक्शन फोर्स तो इंडक्शन से भी क्रिएट हो जाता है। सो इट इज नॉट अ श्योर टेस्ट ऑफ वेदर बॉडी इज चार्ज और नॉट। ठीक है, चल वेरी गुड, है ना। तो ये अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, आई हैव अ सीलिंग जिससे दो डिफरेंट थ्रेड्स के थ्रू मैंने दो बॉल्स को हैंग करा था। दीज आर स्मॉल बॉल्स of mass m1 and m2, and in equilibrium string is making angle alpha and beta. The length of strings is different, L1 and L2. The length of string is different, L1 and L2. These angles will also be different. तो थोड़ा एंगल अलग है, आपको समझ में आया, इसलिए थोड़ा बॉल को मैं ये सब इधर बना देता हूँ। ठीक है, ये एंगल बीटा है, बॉल का मास m2 था, एंड सिचुएशन इज सच दैट, सिचुएशन ऐसी हो रही है कि m1 m2 आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। m1 m2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर है, m1 m2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, देवर चार्ज, दैट्स व्हाई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज देवर चार्ज। आई डोंट नो व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉल्स। ठीक है, मुझे चार्ज नहीं पता उनका। सिचुएशन ये है, बता दी मैंने आपको। ठीक है, नाउ व्हाट इज रिलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, पहली चीज तो व्हाट इज रिलेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पूछी, सेकंड चीज पूछी व्हाट इज रिलेशन ऑफ m1 एंड m2 इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज शोन। ठीक है, L1 L2 अल्फा बीटा m1 m2 ये सब चीजें दी है, इनके आपस का रिलेशन बताना है। अल्फा बीटा का रिलेशन फर्स्ट पार्ट में बताना है, सेकंड में m1 m2 का रिलेशन बताना है। चलो, सिचुएशन क्या है मैंने बता दिया आपको। मेरे पास दो बॉल थी m1 m2 जिनका मास था, दे वर चार्ज, एंड दैट्स व्हाई सिचुएशन इज लाइक दिस, बट m1 m2 इज ऑन अ सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही है। अब आपको बताना है कि ये रिलेशंस क्या आएगा अल्फा बीटा का एंड m1 m2 का, और बाकी चीजें दी हुई है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, करो ट्राई। सबसे पहले तो अल्फा बीटा एंगल्स का रिलेशन क्या होगा बताओ। व्हाट शुड बी रिलेशन इन अल्फा बीटा एंगल्स इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज गिवन टू यू। यस, अथर्व बिल्कुल सही, वैभव बहुत बढ़िया, वैभव धूत नहीं, गलत है, कुशाग्र सही है आपका। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे सही दे रहे। यस, वरुण नहीं बेटा, गलत है। चलो, अल्फा बीटा का रिलेशन तो मैक्सिमम बच्चे सही दे रहे हैं मुझे। m1 m2 का भी रिलेशन निकालो। बिल्कुल सही ईशान। चलो, मैक्सिमम बच्चे मुझे सही रिप्लाई कर रहे। अल्फा बीटा का रिलेशन निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि L1 का इधर कंपोनेंट और L2 का इधर कंपोनेंट इक्वल होगा। दिस वर्टिकल हाइट विल बी सेम वेदर आई कंसीडर दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल, है ना। ये वर्टिकल हाइट सेम होगी चाहे इधर या इधर के ट्रायंगल से देखो। तो इधर वाले ट्रायंगल से इट शुड बी L1 cos अल्फा, उधर के ट्रायंगल से इट शुड बी L2 cos बीटा। सो अल्फा बीटा का रिलेशन तो बहुत जल्दी आ गया। सेकंड, मास का रिलेशन भी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे। तो रोप का टेंशन अगर T है, that tension will be pulling the mass like this, and that is exactly balancing the repulsive force between the balls and the weight of the ball like this. तो T का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, T वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो T का वर्टिकल कंपोनेंट T cos अल्फा is balancing m1g and T sin अल्फा is balancing f. सिमिलरली उस इनको अब रेशियो ले ले, काम करो, तो tan अल्फा हो जाएगा f by m1g। अब ये फोर्स तो सेम ही होगा उधर, है ना, दिस फोर्स विल बी सेम। तो सेकंड वाली बॉडी के लिए देखोगे तो tan बीटा हो जाएगा फोर्स बाय m2g। जस्ट रेशियो ले लो, तो tan अल्फा बाय tan बीटा, तो आपको मिल जाएगा m2 बाय n1। सिंपल। अब आपसे मैं
अल्फा बीटा एलिमिनेट करके m1 और l1 m2 l2 इनका रिलेशन भी पूछ सकता हूँ। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर? यस, वेरी गुड। चलो फिर आपको कूलॉम्स लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कूलॉम्स लॉ कब लगाना है कब नहीं लगाना है। कूलॉम्स लॉ जब चार्जेस रेस्ट पर हो, पॉइंट चार्जेस हो तब लगाना है, पॉइंट चार्जेस नहीं हो, बड़े बड़े चार्जेस हो तब नहीं लगाना है हमको, ठीक है, तब ये थोड़ा सा गलत रिजल्ट दे सकता है। सेकेंड थिंग, कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला है बिल्कुल न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा फॉर्मूला है, न्यूटन ने m1 g m1 m2 पर r² दिया था, वो भी कंजर्वेटिव होता है, ये भी कंजर्वेटिव होता है, तो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसके लिए फिर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका वर्क डन ओवर अ राउंड लूप पाथ शुड बी 0 बिकॉज दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। चलो ये सब बता दिया था, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और फिर बहुत थोड़ी डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए, यस। अब बता रहे बच्चे थोड़ी ज्यादा बड़ी डिस्टेंस पे लगेगा, एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर की डिस्टेंसेस पे फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअली बदल जाता है। कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स का फॉर्मूला है वो एक्सपेरिमेंटली आया था, तो वो उसमें कई अप्रोक्सीमेशन भी है, बहुत छोटी डिस्टेंस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, जैसे न्यूटन फॉर्मूला में भी हो जाता है डिस्टेंस वेरिएशन, तो वैसे यहाँ पर भी वेरिएशन है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर कूलॉम्स लॉ पॉइंट मासेस के लिए लगाना है तो है ही, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होता है, ठीक है, दो बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट लगता है एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होने की वजह से। चलो तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको याद रखना है, ओके। अब ये सब चीजें अगर क्लियर, तो अपन और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो सब है ना स्केलर क्वेश्चन देखे, जहां पे वेक्टर्स का यूज नहीं हुआ, ज्यादा फोर्सेस नहीं थे। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं और कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। Vector form of Coulomb's law. If I have two charges like q1 and q2 placed in some space and I know their position vectors, मुझे पता है कि q1 का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर एंड q2 का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। I know these position vectors. Now I want to calculate force between them in vector form. मैं चाहता हूं इनके बीच का फोर्स एकदम वेक्टर फॉर्म में बताऊं। The force on q1 due to q2, let's say that is f1 on, sorry, f on 1 due to 2, इसको ऐसा बोल देते है ना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, उसको मैंने बोल दिया f12, इसका मतलब हो गया फोर्स वेक्टर ऑन 1 ड्यू टू 2, ये मुझे निकालना है। सो इसकी डायरेक्शन किधर आने वाली है, वो q2 से q1 वेक्टर की तरफ आने वाली है, इस डायरेक्शन में आने वाली है, ये डायरेक्शन होगी। और मैग्नीट्यूड तो आप जानते ही हो, इसका मैग्नीट्यूड होता है k q1 q2 अपॉन जो भी इनकी बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो बीच की डिस्टेंस कैसे निकाले, दिस शुड बी लाइक डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट जैसे अपन निकाल सकते हैं, r2 का वेक्टर नेगेटिव ले लो, r1 का पॉजिटिव ले लो, दिस नेगेटिव प्लस दिस पॉजिटिव, ये वेक्टर दे देगा आपको। दिस r वेक्टर शुड बी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो मुझे डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये तो मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया वेक्टर का, मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, मुझे डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन इज अलोंग r वेक्टर, तो r वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज हाउ हम फोर्स लिख सकते हैं। अब r वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, r वेक्टर का जो भी वेक्टर है वो लिखो डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर ले, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इट शुड बी k q1 q2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ r1 माइनस r2 होल क्यूब टाइम्स r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इस तरह से हम फोर्स निकाल सकते हैं ऑन 1 ड्यू टू 2 इन वेक्टर फॉर्म। क्या समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आपको दूसरे चार्ज पे फोर्स चाहिए, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 चाहिए, तो वो जस्ट इसका नेगेटिव होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इट शुड बी जस्ट नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसमें बस माइनस साइन लगा लो तो मिल जाएगा हमें k q1 q2 बाय मॉड ऑफ r1 माइनस r2 होल क्यूब मल्टीप्लाइड विद r2 माइनस r1।
तो जब आप 2 1 लिखेंगे तो R2 माइनस R1 लेना है, जब 1 2 लिखेंगे तो R1 माइनस R2 लेना है। एंड रिमेंबर इन फॉर्मूले में अब आपको चार्ज विद साइन डालना है, क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया कि दोनों प्लस है तो रिपल्शन हो रहा है। अब अगर एक माइनस हो जाता कोई भी तो फोर्स की डायरेक्शन मुझे रिवर्स करना चाहिए, तो कोई एक चार्ज माइनस तो फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी अगर मैं चार्ज को भी साइन डाल दूं। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है, पुट Q1 Q2 विद साइन। चलो Q1 Q2 को साइन के साथ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, ये हो चुका था क्या आपका? नो, ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलॉम्स लॉ का जो फोर्स है वो अल्टर नहीं होता है, चेंज नहीं होता है बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब अगर मेरे पास कोई चार्ज है यहाँ पे, सपोज Q, एक पास में चार्ज था Q1 इस पर फोर्स लगा रहा था, मान लीजिए सपोज F1 वेक्टर, ठीक है। अब मैंने एक चार्ज और लाके रख दिया यहाँ पे Q2, तो Q2 लाके रखने से Q1 ने जो फोर्स लगाया इट वोंट चेंज इफ दीज आर पॉइंट चार्जेस एंड दे वर एट रेस्ट, उनको फिक्स कर रखा है। अब तुम Q2 ला रहे हो और ये मूव कर जाएगा तब तो डेफिनेटली फोर्स चेंज कर जाएगा। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि चार्ज फिक्स होना चाहिए एंड पॉइंट चार्ज भी होना चाहिए, है ना। सो इफ आई हैव पॉइंट चार्जेस एंड दे आर एट फिक्स्ड लोकेशंस, देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। क्या है, समझ में आई बात? ये पॉइंट क्लियर? वेरी गुड, है ना। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डजंट चेंज। नाउ अब Q2 का इस पे फोर्स अगर मुझे पता हो, वो इधर होगा F2, मान लीजिए और कोई चार्ज भी यहाँ पे Q3, वो भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है F3 एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्जेस है, सब फोर्स लगा रहे हैं। तो Q पे लगने वाला नेट फोर्स ऑन Q, F net on Q is just vector addition of all the forces acting due to individual charges। मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस है यहाँ पर, n चार्जेस है, तो सबकी वजह से जो जो फोर्स होगा उसको जस्ट वेक्टरली ऐड करना है। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, positions of charges is not changing due to the presence of other charge and all are point charges, ये कंडीशंस होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई कि भाई नेट फोर्स के लिए सबको जोड़ दो, है ना, सिंपल सा लॉजिक। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इज दिस क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहां नहीं लगता है ये आइडिया देने के लिए आपको। मान लीजिए आई हैव टू मेटल बॉल्स, आई हैव टू मेटल बॉल्स, ठीक है, दो मेटल की बॉल्स है मेरे पास। दे वर सप्लाइड विद पॉजिटिव चार्ज, उनको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एंड दे वर रिपेलिंग ईच अदर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विद द फोर्स F, वो एक दूसरे को पॉजिटिव चार्ज F की वजह से रिपेल कर रही थी। अब क्या करा मैंने, बीच में एक नेगेटिव चार्ज की बॉल लाके रख दी, बीच में एक नेगेटिव चार्ज की बॉल लाके रख दी, तो इसकी वजह से इनका जो आपस का फोर्स था, फोर्स ऑन दिस बॉल ड्यू टू दिस, फोर्स ऑन बॉल नंबर 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन बॉल 2 ड्यू टू 1, वो चेंज होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो बच्चे मेरे पास कुछ बोल रहे हैं यस, कुछ बोल रहे हैं नो, कुछ का रिप्लाई आ रहा है यस, कुछ का आ रहा है नो। वेरी गुड। चलो सुकन्या, सुकन्या आपने बोला है, शायद आपने बोला चेंज होगा। सुकन्या कुड यू एक्सप्लेन? आंसर इज चेंज होगा, करेक्ट आंसर इज चेंज होगा, ठीक है। तो जो बोल रहा है चेंज होगा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। करेक्ट इज चेंज होगा। सर्वेश बिल्कुल सही। एनीवन माइक ऑन करके बोल सकते हो आप।
सर हाँ बोलिए। सर ये जो नेगेटिव चार्ज रखा है इसके वजह से डिस्टेंस कम हो जाएगी दोनों चार्ज के बीच में। ठीक है, कैसे? सर जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा, हाँ तो उसकी वजह से 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा उसको सही मतलब मान लो बॉल फिक्स कर रखी होती मैंने तब भी होता कैसा? बॉल की पोजीशन फिक्स होती तब भी होता क्या? आंसर इज यस, तब भी होता। ठीक है, जब तक इन बॉल की कुछ डायमेंशन है, जब तक इन बॉल की कुछ डायमेंशन है, ये हमेशा होगा कि इनके बीच का फोर्स चेंज हो जाएगा। रीजन भी देखो, पहले इनके बीच में जो रिपल्शन फोर्स था ना, उसकी वजह से जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था ना, वो एकदम फारदेस्ट सरफेस पे चला जाएगा। शुरू में जब ये नेगेटिव चार्ज बॉल नहीं थी, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा इन पे एकदम फारदेस्ट सरफेस पे चला गया होगा ड्यू टू रिपल्शन। ड्यू टू रिपल्शन जो भी इस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज और इस बॉल पे जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। इट शुड बी एट सम पोजीशन सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द अदर बॉल इज मैक्सिमम, क्योंकि रिपल्शन है। सो इनिशियल सिचुएशन में ये पॉजिटिव चार्जेस एकदम दूर दूर वाली सरफेस पे ऐसे जम गए होंगे, लेकिन जब तुम बीच में एक नेगेटिव चार्ज की बॉल लेके आ जाओगे, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाए और थोड़ा सा पूरी बॉल पे आ जाए। यहाँ पर भी ऐसे ही हो सकता है कि वो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है, कितना नेगेटिव है, कितनी किससे डिस्टेंस है ना। तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल सकता है, एंड ड्यू टू दिस चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच का आपस का फोर्स भी बदल जाएगा। हमारी बात समझ में? ड्यू टू दिस चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली इनके बीच का आपस का फोर्स भी बदल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को खत्म करने का तरीका होता है यहाँ बोल देना कि पॉइंट चार्जेस। अगर पॉइंट चार्जेस है तो पॉइंट चार्जेस के अंदर डायमेंशन का कोई रोल ही नहीं रह गया, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने वगैरह का सेंस ही नहीं होगा कुछ भी। और पॉइंट चार्ज को फिक्स कर दिया तो डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। इसलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है फॉर पॉइंट एंड फिक्स चार्जेस। अगर पॉइंट और फिक्स होंगे तो ये तो होगा ही नहीं जो यहाँ हो रहा था, तो तब तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है। हरी बात समझ में? यस, चलिए, तो आई होप कि अब सबको क्लियर है अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब वैलिड नहीं होता है उसका थोड़ा सा आइडिया बताया मैंने। स्टिल एक तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो वैलिड है वहां पर, वो तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन बदला हुआ दिख रहा है, तो बदले हुए डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्स बदल ही जाएगा। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ही बदलोगे तो ऑफकोर्स फोर्स बदल जाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते ना। अब इससे रिलेटेड हमने भी कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ लिया। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मल्टीपल चार्जेस होंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे, उनके बीच का आपस का फोर्स निकालना है ना। तो लेट्स स्टार्ट। एंड शुरू में एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे चार्जेस देते हैं, धीरे धीरे डायरेक्शन भी बढ़ाएंगे अपन। तो पहला क्वेश्चन तो आसानी दे रहा हूं मैं। आई हैव अ चार्ज क्यू हियर, इससे आर डिस्टेंस पे एक और चार्ज क्यू यहाँ पर है, और उससे भी आर डिस्टेंस पे एक और चार्ज क्यू है, तीनों ही एक्स एक्सिस पर रखे, तीनों ही एक्स एक्सिस पर रखे। तो व्हाट इज नेट फोर्स ऑन दिस फर्स्ट चार्ज? F1 नेट। करो, पहला क्वेश्चन तो आसान दिया मैंने, करो। तो दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया मैंने आपको, करिए। इन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्यू चार्ज विच इज कॉल्ड फर्स्ट चार्ज पे फोर्स निकालना है ड्यू टू दिस टू चार्जेस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि भाई दोनों की वजह से फोर्स निकाल के जस्ट ऐड कर दो, है ना। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा,
कितना होगा k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। दूसरी वजह से इससे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है तो जस्ट ऐड कर देंगे उसे, वो हो जाएगा k q स्क्वायर बाय डिस्टेंस विल बी 2r, सो दिस विल बिकम 5/4 k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड करो। वेरी गुड सिद्धेश। शांतनु वेरी गुड। शांतनु नहीं नहीं गलत है। वेरी गुड अथर्व। सेकंड करो जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन, इस तरह के और भी क्वेश्चंस आएंगे। मैंने जो दिया है वो वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें सीरीज बन रही है। देयर मे बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी जिसमें सीरीज बने, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें सीरीज बनती है। नाउ फोर्स निकालना है Q नॉट पर, तो इस Q की वजह से इस पर होगा रिपल्शन का फोर्स, वो रिपल्शन इस तरफ होगा, है ना। लेट्स से दैट इज पॉजिटिव फोर्स। मान लो ये पॉजिटिव फोर्स है, मान लेते हैं ना। तो फोर्स जो पहले चार्ज की वजह से आ जाएगा Q नॉट पे F ऑन Q नॉट, वो हो जाएगा K Q नॉट अपॉन 1 स्क्वायर। अब दूसरा माइनस का चार्ज है तो उसकी वजह से फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो उसे माइनस में लिखना पड़ेगा। दैट शुड बी K Q नॉट 2Q बाय डिस्टेंस विच इज 2 उसका स्क्वायर। नाउ तीसरे चार्ज से फिर उधर की तरफ फोर्स आएगा रिपल्शन की वजह से, तो हो जाएगा प्लस K Q नॉट 3Q अपॉन 3 स्क्वायर। चौथे चार्ज से फिर नेगेटिव फोर्स आएगा तो K Q नॉट 4Q अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन चलते जाएगी चीज। तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। फोर्स ऑन Q नॉट हो जाएगा K Q नॉट कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन, ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आगे इन्फिनिटी तक ये सीरीज बन जाएगी। मैंने बताया था यहाँ पे एरो लगा के इन्फिनिटी, मतलब ये पूरा इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब ये सीरीज किसकी है बस ये पता होना चाहिए आपको, तो आपका काम हो गया। दिस इज सीरीज फॉर ln2, दिस इज सीरीज ऑफ ln2, है ना। ln1 प्लस एक्स की सीरीज याद करो क्या होती है, आपको पढ़ाई होगी, आई होप पढ़ी है ना ये। इसमें x को डाल दो 1 तो ये सीरीज बन जाती है ना। ये पता है, दिस इज ln2 सीरीज, तो बस इसका आंसर हो जाएगा k q नॉट ln2। दिस शुड बी द आंसर। किसी को सीरीज में कोई डाउट इसमें? कुछ बच्चे बोल रहे नहीं पढ़ाइए। ln1 प्लस एक्स की सीरीज पढ़िए। ओके अच्छा अच्छा, जस्ट सेकंड बता देता हूं मैं क्या होती है। ln1 प्लस एक्स, इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे चलते जाती है सीरीज पूरी। अब इसमें x को डालोगे अगर 0 तो ln1 हो जाएगा, जो 0 होता है उधर 0 आ जाएगा। x को डालोगे 2 तो यहाँ ln2, और ये नंबर देखो अगर x को 1 डाला तो ये नंबर देखो ये बन रहा है ना, तो 1 पे वो सीरीज आएगी। इसको याद रखना। वेरी गुड। चलो, अब इसमें जीपी वगैरह भी बनवा सकता था मैं, एपी भी बनवा सकता था, और भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। जैसे मैं चार्जेस में डिस्टेंस को क्या करता, जैसे डिस्टेंस को चार्ज को सबको सेम दे देता और डिस्टेंस को मैं डबल डबल करते जाता तो जीपी बन जाती, है ना। तो वो सारे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, अब वो सब हो जाएंगे आपसे। तो एक 2D में कुछ क्वेश्चन देखे। चलो 3D के क्वेश्चन आ जाए। 2D के अंदर भी अभी और पॉसिबिलिटी है, स्ट्रेट लाइन पे चार्ज नहीं हो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो अगला क्वेश्चन, I have three charges, let's say magnitude is same q, placed on equilateral triangle vertices। एक equilateral triangle है, उसके vertices पे 3 charges रखे। The side of the triangle is A, find force on any one of the charge। किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, करो। किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, करो। Side of the triangle is given to you। फिर इसी को एक्सटेंड करके मैं
ट्राइंगल के बदले अब मैं स्क्वायर दे सकता हूँ, वो करो, उसका स्क्वायर आपके लिए है। स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार चार्ज दे दिए और किसी भी एक पे फोर्स निकालना है, स्क्वायर की साइड लेंथ है। उसके बाद स्क्वायर के बाद हेक्सागोन ले लो, पेंटागोन ले लो, सब कुछ ले सकते हो। तो मैं जनरलाइज करके एंड साइडेड पॉलीगॉन दे देता हूँ। चलो ट्राइंगल करो, स्क्वायर करो, उसके बाद आखिरी वाला क्वेश्चन जो एंड साइडेड पॉलीगॉन दिया है वो करो। ओके, ट्राइंगल का कई बच्चों का आंसर आ रहा है मेरे पास। चलो मैं भी बताता हूँ। ये एंड साइडेड पॉलीगॉन मुश्किल हो जाएगा ना, ये नहीं कर पाओगे आप, इसे हटा दो, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये मैंने गलत दे दिया, ये हटा दिया मैंने, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन ही करेंगे अपन, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको हटा दिया मैंने। चलो तो यही दो करते हैं अपन। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में किसी एक चार्ज पे बाकी दो की वजह से जो फोर्स होगा, इस Q से इस Q पर ऐसा रिपल्शन होगा, इस Q से इस Q पर ऐसा रिपल्शन होगा। These forces will be along the side of triangle, hence they will be at angle 60 degree, because यहाँ 60 तो उधर भी 60। अब इनका दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो along angle बाइसेक्टर रिजल्टेंट होगा जो यहाँ से 30 डिग्री पर होगा। तो f का f cos थीटा बाय 2 करके टोटल रिजल्टेंट हो जाएगा मेरे पास f cos 2f cos, और एक f फोर्स कितना होगा वो लिख दो, cos 30 √3/2, और एक f फोर्स लिखने के लिए k q² बाय a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नेट फोर्स, सिंपल, ठीक है। हाँ प्लीज माइक ऑफ रखिए, बीच में किसी किसी का गलती से माइक ऑन हो रहा है। चलो अब स्क्वायर वाला करते हैं क्वेश्चन। स्क्वायर में इस चार्ज की वजह से इस पर रिपल्शन, इस चार्ज की वजह से रिपल्शन, और इसकी वजह से भी रिपल्शन, पर वो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड में कम होगा बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। सो ये फोर्स अगर F है विच विल बी k q² बाय a स्क्वायर, तो ये भी F ही होने वाला है, और यहाँ डिस्टेंस √2a होने से ये फोर्स आधा हो जाएगा, है ना, बिकॉज दिस डिस्टेंस शुड बी √2a, डिस्टेंस √2 टाइम हो गई तो फोर्स बिकम हाफ। तो F और F का रिजल्टेंट, इस F का और इस F का, ये 45 डिग्री होने की वजह से दोनों का इधर ही रिजल्टेंट आएगा, F इंटू √2, तो नेट हो जाएगा F इंटू 1/2 प्लस √2, और F कितना है यहाँ पर k q² बाय a स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस F का इधर कंपोनेंट, इस F का इधर कंपोनेंट, इस F का इधर कंपोनेंट हो जाएगा F बाय √2, इसका भी F बाय √2, तो दोनों का मिलकर √2f प्लस F बाय 2, तो F कॉमन लेके आंसर। चलो सिंपल, हेक्सागोन और करो, एक काम करो, चलो हेक्सागोन करो। हेक्सागोन के 6 वर्टाइसेस पे 6 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, हेक्सागोन की साइड लेंथ a है, नेट फोर्स निकालो किसी एक चार्ज पे, करो जल्दी। आया वो हेक्सागोन, हेक्सागोन के 6 वर्टाइसेस पे 6 चार्जेस है। चलो कुछ ऐसा हेक्सागोन है हमारे पास, उसके हर वर्टाइस पे मान लो हेक्सागोन है, उतना अच्छा भरा नहीं है ना, मान लो हेक्सागोन है इक्वल, मतलब क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन, सारे चार्जेस क्यों रखे हैं, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स बताना है आपको।
थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा सोच समझ के करो तो जल्दी होगा क्वेश्चन। इसकी वजह से फोर्स एफ मान लिया तो वो ऐसा होगा, इसकी वजह से भी एफ ऐसा होगा, है ना। इन दो का रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं। तो ये दो फोर्स जो होंगे हेक्सागोन में, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल होने वाला है। तो 120 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों एफ का एफ cos 60 एफ cos 60 इधर रिजल्टेंट आ जाएगा। cos 60 is half, so it will be f only, है ना। तो इसकी वजह से फोर्स एफ बोला, इसकी वजह से फोर्स एफ बोला, तो इनका रिजल्टेंट तो मिलके यहाँ एफ ही आने वाला है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट कर दिया अपन, तो इन दोनों को भूल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चार्ज से फोर्स क्या होगा, अब साइड लेंथ ए होती है तो ये डायगोनल 2a हो जाता है। हेक्सागोन में दिस डायगोनल इज 2a, you can calculate this diagonal will become 2a because सेंटर को, अगर हेक्सागोन के सेंटर को किसी भी साइड से जोड़ो तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, that's why this three sides will become equal a, तो ये टोटल डायगोनल should be 2a। if this is 2a then इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स will be distance double, तो फोर्स 1/4 होगा। यहाँ से फोर्स अगर f बोला तो यहाँ से फोर्स f/4 हो जाएगा, तो इस चार्ज का फोर्स यहाँ पे f/4 अमाउंट का और हो जाएगा, है ना। तो हमने अब इसका फोर्स भी लिख दिया। ठीक है, अब बचे ये वाले दो फोर्सेस, ये वाले दो चार्जेस, तो इनका फोर्स और निकाल के ऐड कर लो, वो भी सिमेट्रिकली आएंगे, इन दोनों का फोर्स भी सिमेट्रिकली लगेगा। ठीक है, तो वो सिमेट्री अब मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं ताकि थोड़ा सा समझ में अच्छे से आए। मैं इस चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूं ड्यू टू दिस एंड दिस। तो एक काम करते हैं, जो बीच वाली लाइन है, देखो, force will be along the line joining the charges and due to symmetry, इस चार्ज का फोर्स अगर यहाँ है, इस चार्ज का फोर्स यहाँ है, तो नेट तो बीच में आने वाला है, नेट तो बीच में आने वाला है, ये तो क्लियर है। तो मुझे ये एंगल में इंटरेस्ट है, ये एंगल में हमें इंटरेस्ट है, ये एंगल में जरूरत है। ये एंगल ढूंढ लिया तो अपना काम हो जाएगा। ये एंगल कैसे ढूंढ सकते हैं, दिस साइड इज ऑफ लेंथ 2a एंड ये this side is of length 2a, this is of a and this angle is known to me as 60 degree, है ना। तो इस लेंथ को ढूंढ सकते हैं आप, बिकॉज आपको ये एंगल पता है। दिस इज लाइक वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का एडिशन करना है जिसके बीच में 60 डिग्री एंगल है, तो आप ये लेंथ इजीली ढूंढ सकते हो। और ये लेंथ अगर आ गई तो आप बता सकते हो कि इनके बीच का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, और ये वाला एंगल भी मिल जाएगा आपको। सर हाँ सर, इसका एक सिंपल मेथड भी तो हो सकता है कि जो ट्राइंगल बन रहा है अंदर वो इक्विलेटरल होगा और वर्टिकली अपोजिट 60 हो जाएगा। उसका ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा सर ये जो आप बना रहे हैं, ये ट्रायंगल जिसकी दो इक्विलेटरल साइड, होगा। हाउ इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर आपका वीडियो पॉज हो गया, मुझे दिख नहीं रहा आप कौन बोल रहे हैं। सॉरी, किसी ने गलती से वीडियो ऑन कर लिया होगा, कोई बात नहीं। चलो अब देखो, नो सर मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि जो तीनों अल्टरनेटिव वर्टाइसेस है ना, हाँ उनसे ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा वो इक्विलेटरल होगा। हाँ ठीक है, ये इक्विलेटरल होगा, बिल्कुल सही। हाँ तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ, तो ये 60 होगा तो एंगल चलो यहाँ 30 डिग्री आ गया। हाँ तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, तो ये जल्दी से मुझे मिल जाएगा दैट दिस साइड लेंथ, ये 90 डिग्री हो गया तो ये साइड लेंथ मिल जाएगी मुझे। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो ये मुझे साइड लेंथ कितनी आ जाएगी फिर, दिस इज ए, दिस इज 2 है, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर रूट 3 है। So this is root 3a, then force will become 1 by f by root 3. So this is f by root 3 at angle 30 degree. So f by 3 cos 30. Cos 30 is root 3 by 2. So this जो इधर नेट आने वाला है f by 3 into cos 30 is root 3 by 2. इधर वाले का भी सेम, तो हटा दिया बाय, और यहाँ पे f by root 3 आ जाएगा सिंपली। तो बस अब ये तीन फोर्सेस होकर इनका रिजल्ट विल बी द नेट फोर्स। तो f net should be f times 1 plus 1 by 4 is 5 by 4 plus 1 by root 3, and value of f should be k q1 q2 by a square। ये आ जाएगा यहाँ पे नेट फोर्स। चलो क्लियर, थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन,
पर बाकी ये चीज ठीक है, जल्दी अच्छा लॉजिक लगा लिया कि ये 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दिस साइड लेंथ एंड दिस साइड लेंथ दिस साइड लेंथ आर आइडेंटिकल, तो ये यहाँ पे व्हाट टाइज का यहाँ पे टोटल 60 तो 30 होना चाहिए, बिल्कुल सही। गुड, चलो, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। अब इसमें थोड़ा सा और डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए डायरेक्शन में और बड़ा कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको, अभी एक प्लेन में सारी चीजें चल रही थी, अब 3D में चीजें कर सकते हैं अपन। तो 3D का क्वेश्चन करते हैं अपन नेक्स्ट। आई हैव अ स्क्वायर, आई हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए, मेरे पास स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ ए है। ऑन दिस स्क्वायर ऑन एवरी कॉर्नर देयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू, ऑन एवरी कॉर्नर देयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू। ओके, इस स्क्वायर का सेंटर यहां बीच में होगा और उस सेंटर से कुछ डिस्टेंस ऊपर, कितनी डिस्टेंस ऊपर, a/√2 ऊपर, यहां पर एक मैंने चार्ज रख दिया है Q0, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर रखा हुआ है, तो सिस्टम जो होगा वो एक्चुअली ऐसा हो गया कि एक प्लेन है, उसके सेंटर, स्क्वायर के सेंटर से ऊपर ऐसा 3D में डायग्राम बन गया कि ऊपर वाले चार्ज को इन तीनों चार्ज से, चारों चार्ज से जोड़ोगे तो पिरामिड जैसा दिखेगा, जिसका बेस स्क्वायर है, एक पिरामिड जैसा दिखने लगेगा। इस Q0 चार्ज पे नेट फोर्स बताना है, F नेट ऑन Q0, बताइए, करिए, ट्राई दिस। वेरी गुड वैभव। ईशान का आंसर भी आ गया, वेरी गुड ईशान। देखते, करिए, नेट फोर्स निकालिए। शांतनु को भी आ गया, गुड। वेरी गुड, काफी बच्चों के मेरे पास आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया है आपके लिए, क्योंकि इसमें एंगल साफ साफ समझ में आएंगे। अगर मैं किसी भी एक चार्ज जो कॉर्नर पे है उसको इस चार्ज Q0 से ज्वाइन करूं, तो दिस विल बी द लाइन, and you know that this distance which is the half diagonal length of square, this is a/√2, this is a/√2, because the diagonal of a square will be a√2, if a is the side length, this will be a√2, then from center to this corner this should be a/√2. now if this is a/√2, this is also a/√2, and ये एंगल तो हमें पता ही है कि यहाँ पे 90 डिग्री है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है a/√2 पे, और ये a/√2, ये a/√2, so this should be a√2 टाइम ऑफ, सॉरी, a/2 √2 टाइम ऑफ दैट। ये लेंथ a/√2 है, ये लेंथ a/√2 है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करा, तो सॉरी, a/√2 तो a आएगा ये, है ना। a/√2 का स्क्वायर विल बी a²/2, दिस विल a²/2, ऐड करा तो a² बनेगा, उसका √a, सो दिस लेंथ इज a। तो इस Q की वजह से यहाँ जो फोर्स होगा रिपल्शन का वैसे आएगा, एंड वर्टिकल से 45 के एंगल पर, तो सारे फोर्सेस का वर्टिकल से 45 एंगल होने वाला है, तो सबका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा, तो नेट शुड बी 4f cos और एंगल इज 45। नाउ f की वैल्यू लिख सकते हैं अपन k q Q0/a², बिकॉज डिस्टेंस इज a, बस cos 45 1/√2 लगा दो, तो आंसर हो गया 2√2 k q Q0/a²। यहाँ पे मैंने डाटा बहुत आसान दिया था, इसलिए बहुत जल्दी हो गया, पर प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एंगल 45 हमेशा नहीं होगा। ये डिस्टेंस जैसे ही मैंने चेंज कर दी, मान लो मैंने ए कर दी, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये लेंथ ए करने से आपको ये नई निकालना पड़ेगी लेंथ, ये एंगल क्या होगा नया निकालना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन विल चेंज कंप्लीटली। सो ये एंगल 45 हमेशा नहीं होगा, आप गलती से हमेशा 45 मत ले लेना, ठीक। चलो, सबको क्लियर है क्वेश्चन? यस, वेक्टर रिवीजन में ऐसे ही क्वेश्चन करा था अपन ने, बिल्कुल सही। ओके, तो कुछ ऐसे 3D टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं।
और आगे बढ़ते हैं अपन, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, देखिए जरा। I have two charges of amount same equal to Q are placed at some distance d apart. दो चार्जेस से एक दूसरे से कुछ d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दो चार्जेस से सेम अमाउंट के एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखे हुए फिक्स है। There is a third charge placed on the perpendicular bisector. There is a third charge placed on the perpendicular bisector at a distance y from the center. इनका जो सेंटर है वो C है, वहां से y हाइट पे यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया Q नॉट। Find net force on this charge. Find net force on Q naught. ठीक है, and also find y so that force is maximum. Q naught का force maximum, उसके लिए y क्या होना चाहिए, करिए। यस वैभव, वेरी गुड, करो। क्वेश्चन क्या है? I have two charges Q and Q fixed at some distance d apart, इनके बीच की टोटल डिस्टेंस d है, टोटल यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस d है। मिड पॉइंट से y हाइट पर जाके एक चार्ज Q नॉट रखा है यहाँ पर, उस चार्ज पे नेट फोर्स कितना है वो निकालना है। दूसरी चीज y बताना है जिससे ये नेट फोर्स मैक्सिमम आ जाए। करिए। चलो माधव वापस से ट्राई करो एक बार। माधव, दो माधव है एक्चुअली, एक सही दे रहा आंसर, एक का गलत है। माधव बंसल आपको वापस देखना चाहिए। माधव माहेश्वरी आपका शायद सही है। ओके गगनदीप, करते हैं अपन। ड्यू टू दिस टू चार्जेस, इस चार्ज Q पे फोर्स जो आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, दोनों से सिमेट्रिक से इक्वल इक्वल आएंगे, है ना। लेट्स से द फोर्स इज F एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, वर्टिकल अपोजिट यहाँ पर भी थीटा ही एंगल होगा, है ना। एंड इफ दैट इज द थीटा एंगल देन F cos थीटा, नेट फोर्स शुड बी 2F cos थीटा। F नेट जो लगना चाहिए दैट शुड बी 2F cos थीटा। अब वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड वैल्यू ऑफ F बस रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2 टाइम F, now what will be this F? F will be Q naught, K times Q naught upon distance square. Now distance this will be y square plus d by 2 square, उसका स्क्वायर करेंगे तो y square plus d square by 4 होगा, this should be d by 2। ठीक है, तो 2F now cos थीटा और रखना है। if this is थीटा तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के अलोंग दिस विल बी बेस, बेस इज y डिवाइड बाय हाइपोटेनस इज दिस डिस्टेंस सेम, तो उसका रूट ऑफ दैट था तो 3/2 पावर हो जाएगी। दिस शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। नेट फोर्स शुड बी 2kq naught times y upon y square plus d square by 4 to the power 3/2। ये हमारे पास नेट फोर्स आने वाला है। नेट फोर्स सबसे पहले निकाला अपन ने, इसमें कोई डाउट? यस बिल्कुल सही गगनदीप, है ना। पहले तो नेट फोर्स निकाला, अब इस नेट फोर्स का वेरिएशन कैसे हो रहा है ये देखते हैं अपन। नेट फोर्स का वेरिएशन कैसे हो रहा है ये देखते हैं। ये जो नेट फोर्स है इसके न्यूमरेटर में देखो y की पावर 1 और डिनोमिनेटर में y स्क्वायर प्लस समथिंग की पावर 3/2 है। दिस न्यूमरेटर बिकम 0 व्हेन y इज 0 एंड व्हेन y इज इनफिनिटी, डिनोमिनेटर क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा तो अगेन भी फोर्स 0 हो जाएगा। तो y 0 पे भी फोर्स 0, y इनफिनिटी पे भी फोर्स 0, तो फोर्स बीच में कुछ बढ़कर फिर वापस 0 हो रहा है। इस फोर्स का अगर आप ग्राफ बनाएंगे विथ y, तो व्हेन y इज 0 फोर्स इज 0, उसका फोर्स बढ़ेगा फिर इनफिनिटी पे आके फिर 0 हो जाएगा। एंड दूसरी साइड देखेंगे तो फोर्स शुड बी नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए नेगेटिव में दिखाया मैंने। दूसरी साइड देखेंगे तो फोर्स शुड बी नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए मैंने नेगेटिव में दिखाया।
है ना, मतलब अगर ये चार्ज अगर नीचे की तरफ होता तो फोर्स की डायरेक्शन नीचे आती। अब फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए मैंने उसे नेगेटिव में दिखाया है। तो ये कुछ ग्राफ होना चाहिए फोर्स वर्सेस फाई का, एंड देयर विल बी अ पॉइंट वेयर द फोर्स इज मैक्सिमम। अब वो पॉइंट आपको निकालना है, तो डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो तो इसको डिफरेंशिएट करो, निकालो। तो मुझे ऐसा याद है y इक्वल टू डी बाई रूट टू आएगा। आप डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो इसका क्या आने वाला है। डी बाई टू नहीं आएगा, डी बाई रूट टू आएगा, या डी बाई टू रूट टू आएगा। वह बोल रहा है डी बाई टू रूट टू। आप चेक करो, है ना, डिफरेंशिएट करके चलो। df by dy इक्वल टू 0, dy by लिखोगे तो 2k क्यूब q नॉट इज अ कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन, डिनोमिनेटर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 को छोड़ा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो 3/2 पावर आगे आ गई, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 माइनस 1 विल बी हाफ इनटू y स्क्वायर 2y। तो इस पूरे टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे। जीरो करो, ये कांस्टेंट वहां से उधर ले जाओ, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 शुड इक्वल टू, ये उधर गया तो प्लस हो जाएगा, इट इज बिकमिंग 3y स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 की पावर हाफ। ये पूरा टर्म यहां से पावर एक कैंसिल हो जाएगी, तो y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 3y स्क्वायर। ये इधर लाओ, 2y स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर बाय 4, रूट लो तो रूट 2y इक्वल टू डी बाई टू, या y इक्वल टू डी बाई टू रूट टू। ये आ रहा है फाइनली हमारा आंसर डी बाई टू रूट टू। ठीक, थोड़ा सा मैंने फास्ट ही करा, आंसर इज y इक्वल टू डी बाई टू रूट टू। एट दिस हाइट फोर्स इज मैक्सिमम। इज दिस क्लियर? ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जा रहे हो डिस्टेंस तो बढ़ रही है पर एंगल कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है। तो एंगल और डिस्टेंस का एक प्रॉपर मेंटेन करके, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो रहा है और ये एंगल कम होने से कॉस थीटा बढ़ रहा है, तो इनका प्रोडक्ट एक किसी वाई पे मैक्सिमम आता है। ये यहाँ पर भी हो रहा है दो चार्जेस के केस में। अगर एक ट्राइंगल के ट्राइंगल बनाते हैं अपन और ट्राइंगुलर प्रिज्म में ऊपर जाते हैं तो उसमें भी सेम होता है। अपन ने थोड़ी देर पहले स्क्वायर प्रिज्म का क्वेश्चन देखा है, उसमें भी सेम टाइप की चीज होती है, रिंग में भी सेम टाइप की चीज होती है। हर तरह की ज्योमेट्री जिसमें एक प्लेन में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो और उसके एक्सिस पे आप चल रहे हो, वहां पर ऐसा ही कुछ ग्राफ आता है फोर्स का। इन एवरी सिचुएशन, लाइक एक ट्राइंगल के एक्सिस पे चलो तब भी ऐसे आएगा, स्क्वायर के एक्सिस पे चलो तब भी ऐसे ग्राफ बनता है, रिंग के एक्सिस पे चलो तब भी ऐसे बनता है। तो जितनी भी ऐसी ज्योमेट्री होगी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ प्लेन और उसके एक्सिस पे चलोगे तो इसी तरह का ग्राफ आता है। क्लियर? चलो, तो आज अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस करे 2D में, थोड़ा बहुत 3D में। अब कुछ मॉड्यूल में और भी क्वेश्चन है वेक्टर के, जैसे क्वेश्चन आप देखना एग्जांपल में दिया हुआ मॉड्यूल में, एक क्यूब के सारे वर्टाइसेस पे चार्ज रखे हुए, एक क्यूब के सारे वर्टाइसेस पे चार्ज रखे हुए। आई हैव अ क्यूब जिसके हर वर्टाइस पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, आपको किसी भी एक वर्टाइस पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालना है बाकी की वजह से, तो वो एक करना, आप उसका मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर फॉर्म दोनों के अंदर आंसर निकालना। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखना। यस, वेरी गुड। तो ऐसे काफी क्वेश्चन मिलेंगे, अभी आप करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में। और अब हमारा इसमें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, एसएचएम वाली कंडीशंस। इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल कब होता है, अगर स्टेबल है तो एसएचएम की कंडीशन क्या होती है, तो एसएचएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, वो सब अपन देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस एंड एसएचएम रिलेटेड क्वेश्चंस ये नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। मॉड्यूल में बस यही चीज बची अपना, और बीबी1 पूरा हो जाएगा। तो बीबी1 के क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ अटकेंगे एक दो। चलो, और थोड़ा बहुत तो एसएचएम आपको आता है तो आप वैसे क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में करने वाले अपन। उसके बाद कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा अपना, तो नेक्स्ट क्लास में आई थिंक दोनों चीज कर पाएंगे अपन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे रिंग की वजह से फोर्स निकालना हो, रिंग के एक्सिस पे चार्ज रख दिया, रॉड की वजह से फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, वो सारे कॉन्सेप्ट बचे अपने। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। ठीक है बच्चों, के सर की रिकॉर्डिंग आप, मैं के सर से बात कर लूंगा, है ना, सर आपको भेज देंगे तो बता देंगे मैं। ठीक है।